आइए देखते हैं अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया बहुत डिटेल में कराया था और सारे के सारे एग्जांपल्स भी कराए थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। ठीक है, पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, इसको आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो जिस डायरेक्शन में बेटा फोर्स अप्लाई की जाती है वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। इज दैट क्लियर? और आपने देखा भी होगा, मान लीजिए आपने चेयर ले ली और आगे की तरफ पुश कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना चेयर इधर जा रही, जब तक बेटा मंजूलिका ना हो आसपास तब तक ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए जरा डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली जब आप पुश करते हो तो इसका मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। व्हाई? क्योंकि बेटा मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी। तो बेटा इसका मास तो उतना ही है, लेकिन जब आपने इस पे फोर्स लगाई तो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। बेटा हरमन ध्यान दीजिए इधर। क्या नहीं आता? कोई बात नहीं, ये समझो ना, मैं समझा तो रहा हूँ आपको। मोमेंटम क्या होता है भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट कितना चेंज हो जाए, कितना असर दिखाएगा, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला मास और दूसरा वेलोसिटी। ऑब्वियसली अगर इस बॉक्स का मास ज़्यादा हो तो आप हिला भी नहीं पाओगे, है ना। अच्छा, ये उठाकर अगर आपके पत्थर सर पे मारा जाए तो बेटा आपको क्या लगता है? पहले मैं धीरे से मारूँ तब ज़्यादा चोट लगेगी, और अगर फिर मैं ज़्यादा स्पीड से मारूँ तब ज़्यादा चोट लगेगी। कब ज़्यादा चोट लगेगी? हाँ, तो ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड करा बेटा? मास के ऊपर। और दूसरा वेलोसिटी, भाई कितना बड़ा पत्थर है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और कितनी जोर से मार रहे हो उसके भी। मान लीजिए बड़ा सा पत्थर लेकर आया, बस मैंने आपको टच करके वापस ले आया, कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम, पहले बेटा मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम क्या था हमारा? मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा होता था मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब बेटा एक बात बताइए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये इसका मास है मान लीजिए m1। इस पे अभी जो बेटा फोर्स है वो मान लीजिए क्या है? v1 है। क्या है बेटा? v1। जब बेटा मैंने इसको फोर्स लगाई और ये यहां पर शिफ्ट हो गया, क्या इसका में सब बेटा मास चेंज हो जाएगा? नहीं, मास तो बेटा इतना ही रहेगा। तो बेटा m1 और m2 करने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मास सेम रहेगा तो m1 से ही काम चल जाएगा। लेकिन बेटा वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। ठीक है, या फिर आप बेटा ये कह सकते हो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट, ये भी कह सकते हो। बेटा मान लीजिए पहले इसका मोमेंटम था 40 और बाद में इसका मोमेंटम हो गया मान लीजिए 80, ऐसे नंबर में बता रहा हूँ मैं। तो बेटा इन दोनों में चेंज कितना आया? चेंज बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो, 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40। मान लीजिए अगर ये 70 होता तो 70 माइनस 40 कितना आता बेटा? 30। तो चेंज कैसे निकालते हैं बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा एक बात है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, बेटा चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन बेटा वेलोसिटी इस बार क्या है? u। अच्छा, चेंज तो ये आ गया। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं बेटा? समझ में आपको नहीं आएगा? अब बेटा इसको चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा। हाँ जी, क्या लगेगा बेटा? टाइम। तो इसको टाइम से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज का बेटा रेट कैसे निकालते हैं? रेट, यहां पे क्या है? रेट। किसी भी चीज का बेटा रेट कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय टी।
टाइम से डिवाइड कर दो, तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय, बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा, आप उसमें लगे हुए हो, समझ में कैसे आएगा? मैं जब आपसे कह रहा हूँ यार आपको ज़रूरत नहीं है, तब भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। नहीं दे रहे हो बेटा, आप डिज़ाइन बना रहे हो। सुनो मत बेटा, देखो इधर, तब समझ में आएगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है ना। आप उधर बनाया डिज़ाइन जा रहे हो और फिर कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा? बेटा मैं आपसे कह रहा हूँ यार, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सिंपली एक चीज़ है जिसको पी से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी चीज़ पे कितना असर डालेगी, ये दो चीज़ों को डिपेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी सामने वाले ऑब्जेक्ट पे कितना असर दिखाएगी, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक मास, दूसरा वेलोसिटी। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया और आपके मारा, ठीक है, और वही पत्थर आपने उठा लिया गुस्से में कि मुझे डांटेगा, आपने ज़ोर से मार दिया मेरे, तो किसके केस में मोमेंटम ज़्यादा होगा? आपके केस में, क्योंकि बेटा मास तो सेम रहा, आपने क्या किया बेटा? वेलोसिटी। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा मेरा स्टूडेंट हो गया, मुझे ही मारेगा, मैंने बड़ा पत्थर उठा लिया हाथ में। हाँ जी बेटा, मैंने कहा उतनी ज़ोर से मारूंगा तेरे, मैंने कहा उतनी ज़ोर से मारूंगा जितनी ज़ोर से आपने मारा था। तो बेटा अब मैंने क्या कर दिया बेटा? वेलोसिटी उतनी रखी, मैंने क्या किया? मास बदल दिया। तो किस केस में ज़्यादा चोट लगेगी? हाँ जी, आप किस केस में चोट लगेगी? मेरे केस में। तो बेटा मोमेंटम है सामने वाले पे कितना असर पड़ेगा, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास भी और वेलोसिटी। समझ? जैसे मान लीजिए आप, रुक जाओ, जैसे मान लीजिए 10 की स्पीड से आके साइकिल आपको हिट कर दे तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर ट्रक आके हिट कर दे तो हो गया सीधा ऊपर। समझ गए ना? तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बेटा इधर समझो ज़रा, ये पहले ऑब्जेक्ट था, इसका मास कितना था? m, इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, ये नहीं पता? मोशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा? फिर फाइनल वेलोसिटी बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? v से। तो बेटा इसका मोमेंटम कैसे आएगा? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कैसे आएगा? मास इनटू वेलोसिटी। चेंज कैसे आएगा? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसको किससे डिवाइड करना है बेटा? टाइम से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट कैसे निकालते बेटा? डिवाइडेड बाय टाइम। क्या दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो बेटा फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ जी, हाँ। किस किस बच्चे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? बेटा ज़रा समझिए, कोई भी दो ऐसी चीज़ें, लेट से ए और बी, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड हों कि बेटा एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी और एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ अपने आप कम हो जाएगी, तो बेटा ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए मेरी इनकम, मेरी जो इनकम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर मेरे स्टूडेंट्स बढ़ गए तो बेटा मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, और अगर मेरे स्टूडेंट्स कम हो गए तो मेरी इनकम भी कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो अलग चीज़ है, ठीक है? क्लियर हो गई बात या नहीं? अब बेटा मेरी बात सुनिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। मैंने क्या किया, बेटा जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। यहां पर कांस्टेंट बेटा 1 ही है। कितना रहेगा? 1 रहेगा। k की वैल्यू बेटा क्या रहेगी? 1। तो क्या आ जाएगा ज़रा बताइए? ये तो हट गया क्योंकि 1 है। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यस, m कॉमन दिख रहा है। क्या बचा? v माइनस यू अपॉन में t। बेटा ज़रा ध्यान से देखिए, क्या कुछ जाना पहचाना सा नहीं दिख रहा है? कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है? एक्सेलरेशन बेटा, v माइनस यू अपॉन में t। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो बेटा मैं इसको हटाकर क्या पुट कर रहा हूँ? a पुट कर रहा हूँ। तो बेटा अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात या नहीं? तो बेसिकली ये आपको क्या दिखा रहा है कि फोर्स कितनी होगी? दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। एक तो मास,
और उसको आप कितनी स्पीड से दौड़ा रहे हो, मान लीजिए आपने कार ली, उसको बहुत स्पीड से दौड़ा रहे हो, तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो मास और दूसरी वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दोनों एक्सेलरेशन मतलब चेंज आप कितना कर रहे हो, पहले धीरे धीरे भाग रहे फिर स्पीड से भागने लगे, तो बेटा उस केस में फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ज़रा समझिए, जैसे कि इसके बाद एक और चीज़ है, देखो ये फोटो थोड़ी नीचे कर देता हूँ, मस्त डॉगी को लेके जा रहे हैं, देखो बेटा मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पढ़िए, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, जिस डायरेक्शन में बेटा फोर्स अप्लाई करते हो वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि ये देखो डॉगी को लेके जा रहे हैं, कैट को लेके जा रहे हैं, हाँ कैट है, डॉगी जो है वो कैट को लेकर जा रहा है, वैसे तो इनकी आपस में बनती नहीं है लेकिन फ्रेंडशिप हो गई किसी कैट्स, हाँ जी, तो इनकी वैसे तो फ्रेंडशिप होती नहीं है, लड़ाई रहती है, लेकिन बेटा हो गई। अब बेटा मेरी बात सुनिए, ये बेटा फोर्स इधर लगा रहे हैं और ये बेटा जो आप जो भी साइकिल है या जो भी है बेटा वो किस तरफ मूव करेगा, इसी तरफ मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक और ज़रा देखिए, एक और एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए ज़रा, ये व्हील चेयर धक्का देकर आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इस केस में बेटा ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा आगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा का सारा फंडा है यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा दो चीज़ें हैं, पहली बात तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, पहले उस पर कितना मोमेंटम लग रहा था और बाद में कितना मोमेंटम लग रहा है, उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वही बेटा उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। बेटा यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम भी तो लगा होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, उस टाइम से बेटा डिवाइड करोगे, सो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। ठीक है, या फिर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक चीज़ और कहता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये चीज़ आपको बेटर तभी क्लियर होगी जब आपने मोमेंटम किया हुआ है, अगर मोमेंटम नहीं किया है तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। हाँ जी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, पहले मान लीजिए आप कार से जा रहे थे, आपकी स्पीड थी, वेलोसिटी थी 30 किलोमीटर पर आवर और बाद में थोड़ी देर के बाद वो हो गई 70 किलोमीटर पर आवर, तो जो पहले आपकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी है 30, बाद में हो गई आपकी 70, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 70। बेटा ये नोट कीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो डिस्कस करेंगे। ये बेटा मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये इरेज कर रहा हूँ, ये फिर से हट कैसे बेटा करा दिया जाएगा, वैसे अपलोडेड है लेक्चर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बेटा आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो डाउट पूछ लेगा आगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, 1.5-2 घंटे की क्लास है यार, समझ रहे हो ना, दिक्कत कराने में नहीं है, मैं भी बोर हो जाता हूँ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने में। चलो करा दूंगा, ये देखो बेटा, ये नोट करो, हाँ स्क्रीनशॉट लेके अभी मैं करा दूंगा, ठीक है। पानी, मैम ज़रा पानी दे देना। अब ज़रा देखो, ये नोट कीजिए, पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। फ़ोन है किसी के पास? अरे अभी करवाऊँगा मेरी माँ, अभी हैंड टू हैंड करवाऊँगा, ठीक है, ये इरेज करो। अब ज़रा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसका मास कितना है बेटा m है, या स्मॉल m ले लो आप, कैपिटल M की जगह स्मॉल, जैसा भी मैंने पहले कराया था, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या ले ली मैंने u, तो इसका मोमेंटम क्या हो गया mu, ठीक है। और इस केस में मैंने जो फोर्स ली है वो कितनी ले रहा हूँ बेटा F, और टाइम कितना लगेगा बेटा t। बेटा इस बॉल पे मैंने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई F, ये बॉल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, तो ऑब्वियसली बेटा मास तो उतना का उतना ही रहेगा, क्या चेंज हो गया बेटा, वेलोसिटी चेंज हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ t से, ठीक है। तो बेटा वो फोर्स क्या कह रहे हैं ज़रा देखिए, वो कह रहे हैं फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और रेट निकालने के लिए हम उसको किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, t से डिनोट कर देते हैं,
ठीक है। और एक्सेलरेशन को बेटा मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब बेटा एक बात है, फोर्स को मैं डिनोट करूंगा एफ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन से। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वही चीज दोबारा से करा रहा हूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। और रेट कैसे निकालते हैं, उसको किससे डिवाइड कर दीजिए बेटा, टाइम से। क्लियर हो गई बात या नहीं। अब जरा देखिए, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। यहां पर m बेटा कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन में t। यहां पर बेटा मैं दो चीजें कर रहा हूं, एक तो k की वैल्यू 1 ले रहा हूं और दूसरा बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। बताइए कोई दिक्कत। तो यहां से k की वैल्यू तो बेटा हट गई, बचा क्या m, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। तो यहां से फोर्स आपको क्या मिल गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज, भाई कंफ्यूज हो गए सारे के सारे, भाई टाइम की थी सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस की थी मीटर, टेम्परेचर की थी केल्विन। तो भाई अब बात फोर्स की आई, फोर्स तो कभी किसी ने सुना ही नहीं था, तो भाई चक्कर पड़ गए, क्या करें। तो भाई न्यूटन भाई साहब ने दिया था, तो इसकी एसआई यूनिट का नाम क्या रख दिया गया, न्यूटन। और न्यूटन को बेटा हम एन से डिनोट करेंगे। बताइए बात समझ में आ रही है। ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड सॉरी फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इरेज कुछ भी नहीं किया, दोबारा से सारा करा दिया गया है, यही आपको नोट भी करना है, ठीक है। अब आ जाइए बेटा आगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहली चीज तो बेटा आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ध्यान दीजिए बेटा क्या कह रहा हूं मैं, बेटा फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन के, या फिर आप ऐसे कह दो कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन दी फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा बोला है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए आप पहले 40 की स्पीड से जा रहे थे, फिर 60 की स्पीड हो गई, फिर 80 की हो गई, फिर 90 हो गई, 120 हो गई। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये वाला चैप्टर करने के लिए बेटा आपको मोशन आना चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से मोशन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जो पुराने बच्चे बेटा उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा अगर आपने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, मान लीजिए पहले साइकिल थी उसको बहुत स्पीड से पीछे से धक्का दे दिया, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो इसका मतलब यह है कि आपने बेटा फोर्स बढ़ाई होगी। एक्सेलरेशन कब बढ़ेगा, जब आपने फोर्स बढ़ाई होगी। तो अगर आपने फोर्स बढ़ा दी तो बेटा एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा। इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, और वी कैन से एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कितनी फोर्स लगाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन। अब धीरे धीरे धक्का दे रहे हो तो क्या साइकिल मूव करेगी, नहीं करेगी। अगर आपने बहुत जोर से धक्का लगाया, ज़्यादा फोर्स लगाई, तब बेटा ज़्यादा स्पीड से वो दौड़ेगी, ठीक है। इधर देख लीजिए ज़रा सेकंड केस, वो क्या कह रहे हैं, अगर बेटा मैंने फोर्स को कर दिया डबल, तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई मान लीजिए पहले मैं लगा रहा था 50 न्यूटन फोर्स, तो धीरे धीरे साइकिल चल रही थी, फिर मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगा दी तो ज़्यादा स्पीड से साइकिल भागेगी। हाँ, एक्सेलरेशन से, ठीक है। अगर बेटा मैंने फोर्स कर दी हाफ, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई, देयरफॉर इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इज डबल, इज आएगा, इज डबल्ड, its acceleration will be doubled, and if the force applied on the body is half, acceleration will be half। अगर फोर्स डबल कर दी तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, अगर फोर्स हाफ कर दी तो एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा। क्लियर हो रही बात या नहीं? ये सारी बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स को डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, और अगर फोर्स को हाफ कर दिया तो
एक्सेलरेशन भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। इनवर्सली नहीं होगा बेटा, डायरेक्टली होगा। क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अच्छा रुक जाओ, नहीं सही बोल रहा है, इधर देखो ज़रा, ठीक है, इधर देखो ज़रा, डायरेक्टली होगा बेटा। फोर्स का भी हमने एक फॉर्मूला देखा, क्या देखा? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो देखा बेटा। अगर मैं एक्सेलरेशन को इधर लेकर आऊं तो बेटा मास का फॉर्मूला क्या हो गया? मास का फॉर्मूला हो गया बेटा फोर्स ओवर ए। बेटा एक चीज़ याद रखना आज से, जो चीज़ें न्यूमरेटर में लिखी हुई होती हैं वो होती हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होती हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो चीज़ें बेटा डिनोमिनेटर में लिखी हुई होती हैं, देखो मास और फोर्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मास है न्यूमरेटर में और एक्सेलरेशन है डिनोमिनेटर में। अगर ऐसा होता है तो बेटा ये क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर बेटा जो मास है या जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन और मास दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं बेटा। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मतलब है इसका? पहले इनवर्सली मतलब समझिए। मान लीजिए बेटा मेरा जो वर्क है, अरे इधर ध्यान दो बेटा, बातें मत करो यार। मेरा जो वर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे टीममेट्स के ऊपर। बेटा कोई भी दो ऐसी चीज़ें जिसमें एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, सॉरी कम हो जाए, या फिर एक चीज़ कम करने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि मेरा जो काम है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे टीममेट्स के ऊपर। मान लीजिए जैसे अभी वीडियोस वगैरह मुझे खुद ही एडिट करनी पड़ती हैं, पीपीटीज मुझे खुद ही बनानी पड़ती हैं। अगर बेटा मैं एक इंसान कोई रख लूँ, अपना कोई टीममेट रख लूँ जो ये काम मुझे करके देगा, तो बेटा मेरी टीम बढ़ गई और मेरा काम क्या हो गया? कम हो गया। अरे ऐसी बातें मत करो। तो बेटा टीममेट्स बढ़ने से बेटा मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा। सुन लो, अब दूसरा केस जरा समझिए। मान लीजिए किसी दिन किसी टीचर ने टेस्ट रखा और उन्होंने कर ली छुट्टी, उन्होंने कहा सर आप ले लेना टेस्ट। तो बेटा उस दिन मेरे टीममेट्स हो गए कम, मेरे लिए बेटा काम बढ़ गया। तो हम दोनों, मेरा जो काम है और मेरे जो टीममेट्स हैं वो क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर वर्क की बात करें तो, ठीक है। यहाँ पर बेटा अगर आपने मास बढ़ा दिया तो बेटा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक साइकिल थी, पीछे आप धक्का दे रहे थे, बड़ी स्पीड से दौड़ रही थी साइकिल, फिर मैं ले आया कार को धक्का देते हैं तो क्या होता है बेटा? पैर पीछे जाते हैं, कार आगे मूव ही नहीं करती। बेटा आपने मास बढ़ा दिया, उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास को बढ़ा दिया जाए तो एक्सेलरेशन कम होता है। और अगर मान लीजिए आप धक्का लगा रहे थे ट्रक पे, वो हिल भी नहीं रहा था, फिर आपसे साइकिल पे लगवाया जाए, साइकिल मूव कर जाएगी, तो आपने मास कर दिया कम और एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, डायरेक्टली में दोनों या बढ़ेंगे, दोनों कम होंगे। इनवर्सली में एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है। समझ में आ रही बात है नहीं? अगर बेटा जरा ध्यान दीजिए बेटा, अरे इधर ध्यान दो। अगर बेटा मास को डबल कर दिया जाए तो जरा देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? मास आपने देखो डबल किया ना, एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? हाफ हो गया। इफ मास इज डबल्ड एक्सेलरेशन गेट्स हाफ। और अगर बेटा मास को कर दिया जाए हाफ, देखो जरा, अगर बेटा मास को कर दिया जाए हाफ, मास को हाफ कर दिया जाए तो बेटा ये 2 पर चला जाएगा। तो बेटा एक्सेलरेशन देखो क्या हो गया? डबल हो गया। सो इफ मास इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, एक्सेलरेशन गेट्स डबल्ड। ठीक है, ये 1-1 मार्क में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। व्हाट विल हैपन इफ मास इज रिड्यूस्ड बाय हाफ,
इफ मास इज डबल्ड, तो ये 1 मार्क के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इधर देखिए ज़रा, वही चीज़ लिखी हुई है, therefore if the mass of the body is doubled then its, बेटा ऊपर लिख रहा हूँ, इसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये नीचे लिखना है बेटा, देखो इधर, if the mass of the body is doubled its acceleration half, then the acceleration will be doubled। ये कुछ गड़बड़ हो गई, रुक जाओ भाई, ये आप यहाँ से कट कर दो, मैं लिख देता हूँ बेटा। इधर देखिए, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड एक्सेलरेशन गेट्स हाफ। ठीक है, एक्सेलरेशन बेटा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, और कुछ बचा है यहाँ पर? अब आ जाओ बेटा आगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बेटा, ये ज़रा ध्यान रखना। देखो ज़रा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ रिलेशन बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। किसके बीच में रिलेशन देता है बेटा? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली मास तो फिक्स्ड ही होता है, मास फिक्स्ड है, मेरा मास बेटा क्या रहेगा, फिक्स्ड। मैं कितनी तेज दौड़ रहा हूँ या कितना स्लो दौड़ रहा हूँ, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं फोर्स कितनी लगा रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। 1 मार्क में या एमसीक्यूज में वो आपसे ये पूछ लेंगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा आपको रिलेशनशिप में कुछ नहीं लिखना है, बस आपको क्या लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है। समझ में आ गई बात? यानी इतना आसान है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब जरा आ जाइए इधर बेटा, फोर्स क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कब नेगेटिव होगी? अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाए तब। देखिए इधर जरा, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, आप बेटा उधर से फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन, उधर से कोई एक और बंदा लगा रहा है 80 न्यूटन। तो बेटा इस केस में क्या है, 50 माइनस 80, आंसर कितना आ रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बेटा फोर्स क्या लग रही है, ज्यादा लग रही। तो बेटा फोर्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई की जाएगी तो बेटा फोर्स नेगेटिव भी आ सकती है। सो इफ माइनस साइन कम्स विद द फोर्स in calculation, it will indicate that the force is acting in a direction opposite to that in which the body is moving। जिस डायरेक्शन में बेटा मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर अप्लाई की जाए तो बेटा वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने यहाँ पे नेगेटिव पुट की तो बेटा फोर्स कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, जरा देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन का मतलब समझिए जरा। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बेटा ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो फोर्स कितनी आएगी, 1 आएगी या नहीं आएगी? और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, सो इफ 1 kg ऑफ बॉडी इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, देन फोर्स विल बी 1 न्यूटन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई एक्सेलरेशन भी 1 हो जाए और मास भी 1 हो जाए। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है A, जिसका मास कितना है बेटा, 1 kg, और इस पे बेटा किसी ने आके कुछ फोर्स लगा दी, और फोर्स जब लगाई तो ये मूव करना शुरू कर गया, किस एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस केस में आप फोर्स निकालोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? और इस केस में बेटा मास कितना है, 1, और एक्सेलरेशन भी कितना है, 1। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया बेटा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आगे वाला आप याद लिख भी लेना। इधर देखो, a force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 न्यूटन। ये बेटा 1 मार्क में कई बार डेफिनेशन आ जाती है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 न्यूटन, व्हाट इज मीन्ड बाय 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। तो बेटा इन सभी का आंसर यही सेम रहने वाला है। क्लियर हो गई बात यानी? चलो जी आगे आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहला एग्जांपल जरा देखिए बेटा, जब आप कभी भी बॉल पकड़ते हो, क्रिकेट की बॉल, तो आप हाथ नीचे लेकर जाते होगे, अगर ऊपर आ रही है तो आप पीछे की तरफ लेकर जाते हो। बेटा ऐसा करने से होता है कि जब आप हाथ पीछे लेकर जाते हो तो बेटा टाइम बढ़ जाता है, टाइम आपको पीछे ले जाने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसकी फोर्स जो है वो कम हो जाती है, और फोर्स कम होने की वजह से आपके हाथ में चोट कम लगती है। समझ में आ गई बात या नहीं? करके देख लेना, पकड़ के देखना, चोट लगेगी ज़्यादा। हाँ जी हमेशा। तो बेटा ज़रा सा देखिए, ये देखो ज़रा, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। हमेशा पीछे की तरफ, आप कभी भी चेक कर लेना, हमेशा पीछे की तरफ करते हैं। उससे बेटा क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और टाइम ज़्यादा बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन में टी, यही तो बताया था। बेटा मैंने अभी एक चीज़ और बताई थी, अगर कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, तो बेटा वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है बेटा? इनवर्सली। अगर टाइम बढ़ गया तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ रही बात या नहीं? तो यही बेटा रीज़न है जिसकी वजह से हाथ हम पीछे कर लेते हैं। ठीक है, सो इन डूइंग सो ही इंक्रीजेज द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो बेसिकली आपने टाइम बढ़ा दिया तो मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेज, हैंस लेसर फोर्स इज अप्लाइड ऑन हिज हैंड बाय बॉल। क्लियर हो गई बात? एनी प्रॉब्लम? अब एक और देखिए एग्जांपल जरा, ये देखिए जरा, आपने देखा होगा बेटा जो कराटे वाले होते हैं वो ऐसे टाइल पे फोर्स लगाते हैं, जूम, और टूट जाते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आप सोचते हो कि भाई इसका हाथ क्यों नहीं टूटा। बेटा एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हैं, जब स्पीड बढ़ा दी तो बेटा एक्चुअली टाइम क्या हो गया, कम। जब आप बहुत स्पीड से करोगे तो क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। जब टाइम कम लगाओगे तो बेटा फोर्स ज़्यादा लगेगी, और फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से बेटा ये जो पाइल ऑफ टाइल्स है वो टूट जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। क्योंकि बेटा फोर्स नीचे डायरेक्शन की तरफ लग रही है तो ये नीचे की तरफ ही मूव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये बीच से ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसा आप ट्राई मत करना, ऐसा करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वरना आपके हाथ ही टूट जाएंगे। ठीक है, पहले ये एक टाइल से प्रैक्टिस करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं। धीरे धीरे इनके ये हैंड जो है बेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कर पा रहे हैं। कहीं आज जाके सारी ईंटें लगा रहे हो और देखो मम्मी आज मैं पढ़कर आया हूँ क्या, मोमेंटम देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन करके दिखाता हूँ, और फिर बेटा पट्टी बांध के आओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ जी, हाँ वो पंचिंग, हाँ जी ठीक है, वो सारे के सारे। तो ज़रा देखिए, हाँ जी इधर देख लो, सो अ कराटे प्लेयर्स ब्रेक्स अ पाइल ऑफ टाइल्स, पाइल ऑफ टाइल का मतलब इकट्ठा करके रख देना ना, और अ स्लेब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो, एक ही बार में ऐसे किया और टूट जाते हैं, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इधर देखिए, द कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ अ टाइल और स्लेब ऑफ आइस एज फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा स्पीड से पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा स्पीड से वो उसको हिट करते हैं। हिट करने के बाद बेटा होता क्या है, टाइम डिक्रीज होता रहता है, और टाइम डिक्रीज होने की वजह से बेटा मोमेंटम या फोर्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये टूट जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इधर ज़रा देखिए, सो द लार्ज फोर्स डिवाइड्स ऑन द पाइल टाइल्स और स्लेब ऑफ आइस एंड ब्रेक्स इट इन स्मॉल पीसेज। क्लियर हो गई बात या नहीं? तो यहाँ पर भी बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही यूज़ किया जा रहा है। आगे देखिए ज़रा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। इधर देखिए ज़रा, वो आपसे क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो रेसलर्स होते हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, तो बेटा जब बॉक्सिंग करते हैं तो आप देखते होगे वो अपना फेस बार बार पीछे की तरफ करता रहता है। जब फेस पीछे करेगा तो बेटा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा हिट करने में, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा हिट करने में
तो बेटा उसका मोमेंटम कम हो जाएगा या फोर्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फेस पे चोट कम लगेगी। जैसे कि बेटा ये कहाँ से आ गया, हाई जंप वाला, गलत कर दिया मैंने, सही तो है हाई जंप, ऊपर हाई जंप वाला दिया हुआ एग्जाम्पल, अच्छा हाई जंप का दिया, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने अरे आगे वो भी एग्जाम्पल है, आई एम सो सॉरी। इधर देखो ज़रा, हाई जंप वाला एग्जाम्पल है, अ हाई जंपर ऑफ अ रेसलर और अ रेसलर ट्राइज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ हिज फॉल। बेटा जाके वो आराम से गिरता है, ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्टली जाके हिट कर जाए नीचे, जब नीचे जाकर थोड़ी देर में हिट करे, अगर मैंने उठा के ज़मीन से एकदम मार दिया किसी को, वहीं खेल जाना है, और आराम से अगर मैं रखूँगा तो चोट कम लगेगी। तो बेटा जब किसी भी चीज़ का आप टाइम बढ़ा देते हो तो मोमेंटम बढ़ जाता है और फोर्स कम, मोमेंटम सॉरी कम हो जाता है, ज़्यादा ऊपर जाकर, ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतना स्लो गिरोगे आके। नहीं, ये तो टास्क है। किसने बोला बॉल को फेंको यहाँ पर एकदम नीचे गिर जाएगी, ऊपर के वो एक अलग केस है, लेकिन आपको पता है नीचे का ग्राउंड भी तो सॉफ्ट रखा जाता है जिससे कि चोट ना लगे, ठीक है, जब वो नीचे गिरते आगे तो सॉफ्ट रखा जाता है। जब इधर सुनो ज़रा, जहाँ यहाँ पे जब ये फॉल करेगा जाकर प्लेयर, तो ये बेटा चीज़ काफ़ी सॉफ्ट रखी जाती है, तो जब ये जाके फॉल करेगा तो ये चीज़ जो है बेटा वो अंदर की तरफ चली जाएगी ऐसे, तो टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने की वजह से बेटा इसको चोट कम लगी। हाँ बेटा नीचे हार्ड होगा ना सरफेस, नीचे हार्ड तो मेरी पैर की हड्डी होगी, हाँ जी सरफेस हार्ड होगा, यहाँ पे इनका जो सरफेस रखा जाता है वो काफ़ी सॉफ्ट रखा जाता है, ठीक है। पढ़िए ज़रा इधर देखिए, इंक्रीज फॉल, इन डूइंग सो ही डिक्रीजेज द टाइम ऑफ हिज फॉल्स, इन डूइंग सो ही डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हैज द फोर्स देयर बाय हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉल। बेसिकली नीचे का सरफेस बेटा सॉफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको नीचे गिरने में टाइम लगता है और जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ज़रा देखिए, सीट बेल्ट आपको पता ही है, जब भी हम कार वगैरह में जाते हैं तो सीट बेल्ट लगा देते हैं। सीट बेल्ट लगाने से बेटा होता क्या, आप थोड़ी देर में जाते हो आगे की तरफ, क्योंकि वो सीट बेल्ट आपको पीछे की तरफ खींच रही होती है, और जब वो आगे की तरफ जाने नहीं देगी तो आपको आगे जाने में टाइम लगेगा। जब आपको आगे जाने में टाइम लगेगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स भी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सीट बेल्ट वाला आपने एग्जांपल देख लिया, ठीक है। हो क्या रहा है वही आपको पता ही है, सडनली आप जब जा रहे होते हो रोड पे एकदम ब्रेक अप्लाई कर देते हो, ब्रेक अप्लाई करने की वजह से आप बहुत स्पीड से आगे जाते हो, लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो थोड़ा आराम से जाओगे आगे की तरफ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बेटा, देखो इधर ज़रा, इन दिस बिकॉज ऑफ फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली ड्यू टू दिस द लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम ऑफ कार इज रिड्यूस टू जीरो इन वेरी शॉर्ट टाइम। भाई मान लीजिए आप कार बहुत स्पीड से लेकर जा रहे थे और सामने कोई बाइक आ गई या कोई बच्चा खेला, तो आपको सडनली ब्रेक लगाने पड़ते हैं। जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने बेटा अपनी वेलोसिटी क्या कर दी, ज़ीरो, जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से चोट ज़्यादा लग सकती है, आपकी बॉडी भी आगे की तरफ जाती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज टाइम जो है आगे की तरफ जाने का टाइम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या मोमेंटम कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात यानी। आगे आ जाइए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल 5। बेटा आपको पता ही है, जब बेटा किसकी बात कर रहे हैं, डैमेज, अच्छा ट्रेन वाला एग्जांपल देखिए, अगर बेटा एक कोई चीज़ रुकी हुई है और पीछे से ट्रेन आ रही है, तो बेटा जब ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही होती है और वो जाके उसको हिट कर दे तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही थी, एकदम सडनली बेटा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, जिसकी वजह से मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी उड़ीसा वाला आपने केस देखा ही था, एक ट्रेन रुकी हुई थी, दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट मूव करती हुई आ रही थी, जिसकी वजह से बेटा मोमेंटम बहुत ज़्यादा हुआ और डैमेज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला। जैसे ये ट्रेन आ रही है, मस्त सीधे आ रही है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई मिल गई सामने तो बेटा उसको उस केस में मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा या फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पढ़िए ज़रा, ह्यूज डैमेज टू दी मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस
व्हेन इट सडनली कोलाइड्स with a stationary train, this is because the large amount of momentum of running train is reduced to zero. मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, एकदम ज़ीरो कर दिया गया, जिसकी वजह से सामने वाले पे भी इम्पैक्ट बहुत देखने को मिलेगा और इस ट्रेन पे जो ट्रेन मूव कर रही है उस पे भी। तो उड़ीसा वाला भी आपने केस देखा ही था, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, ड्यू टू दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज कर दिया गया। सो लार्ज फोर्स एक्ट ऑन दी मूविंग ट्रेन्स। जब ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। क्लियर हो रही बात यानी। अब आ जाइए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगर बेटा मैं बात करूं शॉकर्स, जो हमारे कार वगैरह में ब्रेक लगे होते हैं शॉकर्स, वो बेटा क्या करते हैं, जब आप गड्ढे में जाते हो तो वो दब जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं, दब जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं। ब्रेक लगाते हो तब भी वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। उससे हो क्या रहा है, आपकी कार जाके नीचे हिट नहीं कर रही है, वो उसको क्या कर देते हैं बेटा, रिड्यूस कर देते हैं। शॉकर्स जो होते हैं ना, ऐसे आपने देखोगे ना, ऐसे लगे रहते हैं शॉकर्स आपके कार ब्रेक वगैरह, तो वो दब जाते हैं, पंच होते रहते हैं, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, मोमेंटम कम हो जाता है। हाँ बाइक में देखो, कार में तो नज़र भी नहीं आते, बाइक में क्लियरली नज़र आते हैं। साइकिल में भी अच्छी साइकिल्स होंगे उसमें नज़र आएगा। तो देख लो इधर, व्हेन द व्हीकल मूव्स ओवर अ रफ रोड, रफ रोड का मतलब जिसमें गड्ढे वड्ढे ज़्यादा होते हैं, तो आप देखते हो कि आराम से आप मूव करते रहते हो, ऊपर नीचे होते रहते हो, जंप करते रहते हो। उसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, मोमेंटम। और शॉकर्स जो है बेटा वो रिड्यूस कर देते हैं टाइम को, टाइम कम लगता है, सॉरी टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से फोर्स रिड्यूस हो जाती है, मोमेंटम कम हो जाता है। ये तो हो ही गया, ठीक है। इधर देख लो जरा, पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। द फ्लो ऑफ द व्हीकल इन इज कॉन्टेक्टिंग द लोअर पार्ट ऑफ द व्हीकल बाय स्प्रिंग, क्या है, स्पायरिंग है, स्प्रिंग और शॉकर्स, हाँ कनेक्ट, अच्छा ठीक है। द फ्लोर ऑफ द व्हीकल कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट से रखा जाता है, जिसकी वजह से बेटा उस केस में फोर्स रिड्यूस होती रहती है, ठीक है। अच्छा, द शॉकर्स इंक्रीज द टाइम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द फोर्स जर्क टू रीच द फ्लो ऑफ द व्हीकल। बेटा उसको नीचे पहुंचने में टाइम लगता है, किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से या फिर शॉकर्स की वजह से, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे आ जाइए बेटा। ये देखो बेटा, अगर मैं आपसे पंच करने के लिए बोलूं, दो जगह पंच करना है, मान लीजिए कि स्पॉन्ज रखा हुआ है या फिर मान लीजिए कोई सॉफ्ट चीज़ है, उस पर हिट करने के लिए बोलूं, और दूसरा बेटा हिट करने के लिए बोलूं इस वॉल पे, सरफेस पे, जैसे ये हिट कर रहा है, आपको क्या लगता है किस केस में चोट ज़्यादा लगेगी? हाँ जी बेटा, अगर ये कोई चीज़ सॉफ्ट है तो ये नीचे की तरफ दब जाएगी जब आप इसको पंच करोगे, तो जिसकी वजह से टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने की वजह से मोमेंटम रिड्यूस हो गया, फोर्स भी रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर आप एक हार्ड सरफेस पे हिट करोगे तो बेटा ये आगे मूव नहीं करेगा, टाइम रिड्यूस नहीं होगा, मोमेंटम भी रिड्यूस नहीं होगी और फोर्स भी रिड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से बेटा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ज़रा, शांत रहो बेटा। आवर हैंड हर्ट्स मोर व्हेन वी हिट द वॉल देन व्हेन वी हिट अ स्पॉन्ज सीट ऑफ कार वार, कुछ भी लिख दो। This is because when we hit the wall with our hand, then the hand comes to rest. बेटा साथ मत बैठना आगे से। Comes to rest in small interval of time. Small interval मतलब हिट किया तुरंत वो जीरो पे रुक जाती है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, फोर्स ज़्यादा होती है, मोमेंटम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको चोट ज़्यादा लगती है, ज़्यादा हर्ट होता है, ठीक है। So the rate of change of momentum increases, ठीक है। Hence large force is exerted on our hand, ठीक है। On the other hand, when we hit the large interval of time, so the rate of change of momentum decreases. जैसे कि आप स्पॉन्ज वाले किसी चीज़ पे हिट करोगे तो वो आपका हाथ जो है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से स्पीड जो है मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है या फिर फोर्स जो है वो कम हो जाती। हैंस लेस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन आवर हैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, मान लीजिए कौन है बेटा, कोई बॉक्सर है,
ठीक है। बॉक्सर को जब भी आप हिट करते हैं, आपने देखा होगा मैच, जब हिट करते हैं तो बेटा आप पीछे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपनी सिस्टर के मारते हो ऐसे है, तो वो पीछे कर लेती है, वो बच जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो बेटा ये किक कर रहा है और इसने अपना फेस क्या कर लिया, पीछे कर लिया। लेकिन जब बेटा सिस्टर आपके मारती है, वो ऐसे ढूंढ के मारेगी, ऐसे टाइम पे मारेगी, उस टाइम नहीं मारेगी, और शरीफ रहेगी, अलग हो जाएगी। पापा से पहले शिकायत करेगी जाके आपकी सिस्टर है, पहले तो वहाँ से पिटवाएगी, और उसके बाद जब आप बैठे होगे आराम से एकदम जाके हिट करेगी और एकदम पंच सेट बैठेगा, समझ गए। इसलिए अपने सिस्टर से पंगे लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देखो अगर बेटा आप फेस पीछे नहीं कर पाए तो बेटा ऐसी हालत हो जाती है, समझ गए। तो इसीलिए भाई सिस्टर्स बहुत स्ट्रांग होती है, पंगा लेने की ज़रूरत नहीं, वो दिमाग से खेलती है। चलो जी आ जाओ, मेरा मुंह ऐसे थोड़े ना टेढ़ा है कई बार खाया मैंने। चलो इधर देखो, अब बॉक्सर मूव्स हिज हेड बैकवर्ड व्हेन हिज ओपोनेंट ब्लोज अ पंच, इन डूइंग सो ही इंक्रीज द टाइम ऑफ पंच। जब वो बेटा पीछे करेगा तो उसका जो पंच लग रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से फोर्स क्या लगेगी बेटा, कम लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आप पीछे नहीं कर पाए तो आप देख ही रहे हो क्या होगा। Hence the impact of punch force on the force of the boxer is reduced। समझ में आ रही बात है नहीं। तो ये सारे के सारे बेटा एग्जांपल्स हैं किसके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह अब हम डिस्कस करेंगे। आज सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमने देख लिया, प्लीज़ नोट इट डाउन।